हेलो मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका ही चैनल है, यूट्यूब चैनल मैथ एंड रीजनिंग सुपर कोचिंग सेंटर। ये नाम ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी आपको सुपर मिलेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद इसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आप ये देखिए कि आपको ये वीडियो सभी से अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है रीजनिंग का, ये मेरा पहला क्लास है और इस पर कंप्लीट मैथ रीजनिंग मिलेगा आपको, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैथ भी पढ़ोगे तो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स दिया जाएगा, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन से दिया जाएगा आपका। ठीक उसी तरह से रीजनिंग में भी आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद टाइप वाइज आपका कॉन्सेप्ट्स होगा और टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ होगा वो। ठीक है, तो इस वीडियो को मेरे भाई फिर से कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा तो लगेगा ही, मेरा ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर ही लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को भाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले रीजनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले रीजनिंग में हम कितने भागों में इसको बांट कर पढ़ा जाता है, क्योंकि स्टडी इसमें हम लोग देखेंगे 2 भागों में इसको बांट के स्टडी हम लोग रीजनिंग को करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रीजनिंग लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री जैसे एसएससी हो गया, एसएससी प्री प्लस मेंस हो, एसएससी सीजीएल हो, प्री प्लस मेंस हो, वहाँ तक की रीजनिंग यहाँ कंप्लीट मिलेगा। और यहाँ की हर एक चैप्टर्स में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को मैक्सिमम तरह से एग्जामिनर जो पूछ सकता है, एसएससी पूछ सकता है, चाहे रेलवे पूछ सकता है, चाहे बैंक पूछ सकता है, चाहे आप जो भी किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं जिसमें वो रीजनिंग आएगा तो उसके हिसाब से ये कंप्लीट होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको वर्बल बोला जाता है और दूसरा जो होता है हमारा नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल होता है। वर्बल को हम 2 भागों में इसको भी कैटेगराइज करते हैं, चाहे इसे कैटेगराइज मत करो। चलो इसको हम वर्बल में सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें लेटर, यानी कि जो वर्बल का मतलब होता है भाषिक होता है। भाषिक का मतलब ये होता है जो भाषा के आधार पे होता है। और जो कि नॉन वर्बल होता है ये डायग्राम के माध्यम से इसको क्वेश्चंस को पूछा जाता है। किसके माध्यम से पूछा जाता है? तो डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्र देगा आपका, डायग्राम दे देगा, उसी डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग नॉन वर्बल कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वर्बल का। और वर्बल में सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो वर्बल रीजनिंग होता है उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो चूंकि वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेटर बेस्ड या वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लेटर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से किस तरह से बनाया जाता है, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं। चलिए सबसे पहले लेटर आप जानते हैं कि लेटर होता है और जानते हैं कि लेटर से क्या बनता है। लेटर से आपका बनता है वर्ड बनता है। लेटर से क्या बनता है आपका? तो लेटर से आपका वर्ड बनता है। ठीक है, तो जानते हैं कि लेटर से आपका वर्ड बनता है। अब इस लेटर, चूँकि लेटर जो है, लेटर का स्टडी आप लोग पहले से जानते हैं कि लेटर का स्टडी जो किया जाता है अल्फ़ाबेट में किया जाता है। अल्फ़ाबेट में किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा रीजनिंग में वो अल्फ़ाबेट बनेगा। तो देखेंगे कि अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, यानी अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो जानते हैं कि सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस से आपका सेंटेंस जो होगा वो स्टेटमेंट होगा, वो आपका स्टेटमेंट होगा। इस स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ पे स्टडी करेंगे? तो इस स्टेटमेंट का स्टडी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग या कोई एनालिटिकल रीजनिंग में इसका स्टडी किया जाएगा। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी। जो लेटर बेस्ड क्वेश्चन, जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन या जो चैप्टर्स होते हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग यानी जनरल एबिलिटी रीजनिंग में उसको स्टडी किया जाता है। तो चूँकि वर्बल में हमको 2 चीज़ पढ़ना है, एक जनरल एबिलिटी पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग, यही 2 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे
इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इट्स एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला एवं और इसका उपयोग। सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट्स देखा जाएगा और जैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम देखेंगे इट्स एप्लीकेशन। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ गया जाता है, तो इसका एप्लीकेशन हम चैप्टर वाइज टाइप वाइज देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखा जाएगा। लेकिन सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? तो आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये जो 26 लेटर होते हैं आपको पता है क्या क्या होता है? ये 26 लेटर का जो हम देखेंगे किस तरह से व्यवस्था किया जाता है। तो देखेंगे अक्षरों की क्रम व्यवस्था। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, ये 26 अक्षर हो गए और इन अक्षरों की क्रम व्यवस्था देखा जाएगा। इन अक्षरों की क्रम व्यवस्था देखा जाएगा। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, तो हम जानते हैं कि 26 लेटर होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है दो तरह से किया जाता है। इनका जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थीकरण जो किया जाता है लेटरों को, दो तरह से व्यवस्था किया जाता है। पहला जो व्यवस्था आपका होता है वो होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। पहला जो व्यवस्था होता है रेखीय क्रम व्यवस्था होता है। रेखीय क्रम व्यवस्था होता है। और दूसरा जो होता है आपका वृत्तीय क्रम व्यवस्था होता है। वृत्तीय क्रम व्यवस्था होता है। और जो वृत्तीय क्रम व्यवस्था होता है वो हम लोग वृत्तीय क्रम व्यवस्था को इंग्लिश अल्फ़ाबेट टॉपिक में नहीं भी कवर किया जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे रेखीय क्रम व्यवस्था और रेखीय क्रम व्यवस्था से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स होगा उसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो रेखीय क्रम व्यवस्था जो होता है, हम जानते हैं कि जो 26 लेटर होते हैं उन अक्षरों की जो क्रम व्यवस्था दो तरह से किया जाता है, रेखीय क्रम व्यवस्था और वृत्तीय क्रम व्यवस्था किया जाता है। तो जो रेखीय क्रम व्यवस्था होता है इसमें भी हम दो तरह से व्यवस्था करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, सीधा क्रम में या विपरीत क्रम में। इस विपरीत क्रम को हम लोग उल्टा क्रम भी कहते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जो अक्षरों की जो क्रम व्यवस्था होती है वास्तव में वो उनका कोई विपरीत क्रम या उल्टा क्रम नहीं होता है। वो क्वेश्चंस के हिसाब से सीधा क्रम ही विपरीत क्रम या उल्टा क्रम होता है। उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले इसको सीधा क्रम देखते हैं हम लोग। तो सीधा क्रम, सबसे पहले सीधा क्रम हम जानते हैं कि सीधा क्रम जो होता है, तो हेडिंग ये इसको वो कर दें, यहाँ से मिटा के यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं। चलिए ये लिख दे रहे हैं। तो सीधा क्रम सबसे पहले जानते हैं कि A B C D E, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये टोटल कितने लेटर है मेरे भाई? तो ये टोटल लेटर 26 लेटर हैं। ये जो 26 लेटर हैं इनका देखेंगे अक्षरों संगत संख्या क्या होगी, अक्षरों की संगत संख्या क्या होगी। जब सीधा क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं तो इन अक्षरों की संगत संख्या क्या होती है? तो इस अक्षरों की संगत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये टोटल कितने लेटर हुए? तो 26 लेटर हुए। तो ये अक्षर हो गया, ये अक्षरों की संगत संख्या हो गया। किस क्रम में है? तो सीधा क्रम में है। अब देखो, जब इधर से हम देखते हैं ना, इधर से, तो ये सीधा क्रम है, लेकिन जब हम इधर से देखते हैं तो ये क्या दिखता है? ये विपरीत क्रम होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो सीधा क्रम ही विपरीत क्रम है। यदि उसको हम किधर से देखते हैं, इधर यदि हम उसको बाएं से देखते हैं, इधर बाएं होगा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, ये मेरा वाला ये बायां है। तो ये वाला हमारा दायां है, ये वाला हमारा बायां है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा होता है ना, कहने का मतलब जो है, जैसे ये हमारा क्या दाहिना हाथ है, तो जो हमारा दाहिना हाथ है ना, यही आप दायां होगा, और जो हमारा ये बायां हाथ है वही हमारा बायां होगा। तो जब भी क्वेश्चंस बनाएगा तो आपके दाएं से कहेगा, आपके दाएं से। तो आप समझ जाना कि हम खुद जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसके दाएं से कर रहा है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा उसी के दाएं से कहा जा रहा है। तो ये सीधा क्रम ही क्या होता है? दाएं से। सीधा क्रम ही दाएं से क्या होता है? सीधा क्रम दाएं से, सीधा क्रम दाएं से क्या होता है? तो सीधा क्रम, जो सीधा क्रम है दाएं से ही, वो विपरीत क्रम या उल्टा क्रम होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्ड ऑर्डर। वृत्तीय क्रम व्यवस्था को बोला जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो हो गया, चलिए ठीक है। अब जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इनके पोजीशंस, यानी कि ये लेटर्स दे देगा और इसका पोजीशन पूछ देगा। तो इन पोजीशनों को कैसे याद किया जाएगा, उनके लिए कुछ हम टेक्निक बताएंगे। चूँकि हम 2 टेक्निक बताएंगे, एक टेबल टेक्निक होगा और एक 2 लेटर का ग्रुप बनाकर एक टेक्निक बनाया गया, वो होगा। तो इसके पोजीशंस को, यानी लेटर है, लेटर के करस्पॉन्डिंग्स जो नंबर्स हैं, संगत जो संख्या है, उनकी पोजीशंस को याद करने का 2 तरीका हमारे पास है, यानी जिसको हम लोग 2 टेक्निक या 2 अप्रोच कह सकते हैं। तो पहला अब हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? टेबल्स का। किसका टेबल फेंकेंगे? तो 5 का, 4 का और 3 का। जब हम 5 का टेबल लिखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पहला हो जाएगा 1 2 3 और 3। तो पहला 5 का टेबल हो जाएगा, दूसरा जो होगा आपका 4 का टेबल हो जाएगा, और तीसरा 3 का टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो 5 का टेबल लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यानी हमने क्या देखा? हमने जब 5 का टेबल पढ़ा तो हमको मिलता है 5, 10, 15, 20, 25। और 5 नंबर्स का करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेटर है कौन है? तो 5 का करस्पॉन्डिंग जो लेटर है आपका वो है ई, और जो 10 का जो है, 10 का वो है जे, और 15 का हो गया हमारा हो गया ओ, 20 का हो गया हमारा टी, और 25 का हो जाएगा हमारा वाई। इस तरह से फार्मूला हमारा क्या बन गया? इजोती बन गया। इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बन गया? इजोती। इसको हटा दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन गया? इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया। टेबल किसका किसका देखेंगे? 5 3 4। ये पहला टेक्निक है। इस लेटरों की जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, जो ये लेटर्स हो गए और लेटर्स के जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हो गए, उनको याद करने का टेबल मेथड्स है। और एक हम 2 लेटर का ग्रुप बनाते हैं जो इन टेबल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये 5 का टेबल हो गया। 5 यानी कि इस तरह से देखते हैं तो ई ज्योति हो गया। चूँकि ये कोई ज्योति है, ये एक याद करने का कि जब ई आएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? 5 होगा। जब हमारा जे आएगा तो इसका पोजीशन हमारा क्या होगा? 10 होगा। जब हमारा ओ आएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? 15 होगा। जब हमारा टी आएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? 20 होगा। जब हमारा वाई आएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? 25 होगा। अब देखते हैं, ये है सीधा क्रम पे आधारित। अब 4 का लिखेंगे टेबल तो 4, उसके बाद 8 12 16 20
24 और 28 करेंगे तो 28 तो लेटर होती ही नहीं है, 26 होता है, तो आगे नहीं जाएंगे हम लोग। अब देखेंगे तो ये बनता है DH लैपटॉप, ये है DH कंपनी का, इसको याद किससे, ये तो गर्ल्स नेम है ना, ई ज्योति, जो ज्योति है उसी का ये लगा दिया तो ई ज्योति हो गया, ये ई ज्योति यानी गर्ल्स नेम हो गया। और जो हमारा DH लैपटॉप, टॉप पी रहना चाहिए ना, लैपटॉप, तो ये लैपटॉप याद करना, ये पोजीशन बता देगा। जैसे आपका पूछा जाए कि टी का पोजीशन क्या होता है, तो अब देखेंगे कि 4 की टेबल में भी 20 आता है और 5 के टेबल में 20 आता है। तो 5 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 4 टाइम्स में आता है, यानी 4 लेटर, तो 1 2 3 4, यानी चौथा लेटर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 5 चौके 20 यानी 20 हो जाएगा टी का पोजीशन। और हम टेबल ऑफ 4 के हिसाब से देखें तो टेबल ऑफ 4 के हिसाब से देखेंगे तो 4 5 जब यानी 5 लेटर होगा, यानी DH लैपटॉप जो होगा 1 2 3 4 5 लेटर आपका टी पर बनेगा और टी का पोजीशन आपका 20 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का टेबल देखेंगे तो 3 का टेबल देखेंगे तो 3 6 9 12 15 18 21 24 ये आपका बन गया। तो ये जब आपका बनेगा ना, 3 का पोजीशन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सी फिल ओ रुक्स, यानी ये एक मेडिसिन का नाम है। ये क्या है, आपको एक मेडिसिन का नाम है, सी फिल ओ रुक्स। तो ये हो गया पोजीशन, यानी इस तरह से हम पोजीशंस को याद करते हैं। अब देखेंगे कि 5 4 3 के टेबल में किस लेटर का पोजीशन नहीं आता है। 5 4 3 के टेबल में किस लेटर का पोजीशन नहीं आता है, तो हमको देखने आ रहा है कि जब 5 या 4 या 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कहीं पर भी हमको 7 नहीं आएगा, यानी 5 और 4 और 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 5 4 3 के टेबल में हमारा 11 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा। टोटल हमको कितना लेटर मिल जाते हैं देखते हैं। तो अब दूसरा, ये पहला टेकिंग टेबल वाला मेथड था और दूसरा याद करने का यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा जो तरीका होगा कि जो 5 4 3 के टेबल में नहीं आता है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे तो हमारा 7 नहीं आएगा, हमारा 11 नहीं आएगा, हमारा 30 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 नहीं। ये जो लेटर्स है ना, ये जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस किसी लेटर का है।